रशिया द्वारा इंडियन आर्मी को इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का पहला बैच डिलीवर करने के बाद वो परसेप्शंस और व्यू पॉइंट्स अब डल पड़ चुके हैं जिन्होंने ये कहा था कि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद रशिया अब इंडिया के बजाय चाइना को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा। हाँ, कुछ स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट्स ज़रूर हैं जिनके अकॉर्डिंग रशिया के लिए चाइना इंडिया के कंपैरिजन में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट दूसरी ओर इंडिया के व्यू पॉइंट से अगर हम देखें तो अब इंडिया के लिए भी रशिया की इम्पोर्टेंस उतनी नहीं रही जितनी पहले थी, या इंडिया की रशिया पर डिफेंस डिपेंडेंस वो कम हो चुकी है। और इसके रीजंस हैं कि इंडिया के यूएसए और फ्रांस जैसी कंट्रीज़ के साथ पिछले कुछ सालों में बढ़ते रिलेशंस। रशिया की बात करें तो चाहे रशिया की चाइना के साथ क्लोजनेस इंक्रीज़ हो रही हो, पर रशिया द्वारा ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया गया कि चाइना की वजह से इंडिया के इंटरेस्ट्स को नुकसान पहुंचा हो। और अभी तक रशिया द्वारा ऐसा कोई डिसीज़न नहीं सामने आया जो कि रशिया के चाइना की तरफ शिफ्ट होने का संकेत देता हो, जिस इशू में इंडिया और चाइना दोनों शामिल हों। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज तक रशिया ने इंडिया के साथ डिफेंस टाइज़ में कोई भी कंडीशन सामने नहीं रखी या कोई भी प्री कंडीशन नहीं लगाई, जो कि आमतौर पर अमेरिका और अदर वेस्टर्न कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा देखने को मिलती है, जैसे कि किसी वेपन को कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है और किसके अगेंस्ट इसको यूज़ नहीं कर सकते। सो ये सैंक्शंस, इस तरह की सैंक्शंस आमतौर पर देखने को मिलती हैं जब इंडिया किसी वेस्टर्न कंट्री से कोई वेपन परचेज़ करता है, स्पेशली यूएसए और जर्मनी जैसी कंट्रीज़। पर रशिया द्वारा आज तक इंडिया पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाई गई, चाहे पिछले कुछ सालों में उसकी चाइना के साथ क्लोजनेस बढ़ चुकी हो, और रशिया ने कभी नहीं कहा कि उसके द्वारा सप्लाई किए गए वेपन्स या आर्म्स को इंडिया चाइना के अगेंस्ट यूज़ नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के तौर पर ये इग्ला एस मैन पैड्स की डिलीवरी, इस बैच में रशिया ने इंडिया को 24 लॉन्चर्स और 100 मिसाइल्स डिलीवर की हैं, और ये वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स पर डिप्लॉय की जानी है। ये एक हैंड हेल्ड डिफेंस सिस्टम है जो कि एक इंडिविजुअल द्वारा ऑपरेट किया जा सकता है, या इसको हम शोल्डर लॉन्च्ड मिसाइल सिस्टम भी कह सकते हैं। इस टॉपिक को हम डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट ईयर 14 नवंबर को इंडिया ने रशिया के साथ 120 लॉन्चर्स और 400 मिसाइल्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, और एग्रीमेंट के 4 महीने बाद ही इसके पहले बैच की डिलीवरी इंडिया को रशिया द्वारा की जा चुकी है। एग्रीमेंट भी वॉर के दौरान साइन हुआ और डिलीवरी भी वॉर के दौरान ही की गई है। इसके अलावा इंडिया ने रशिया से खरीदे हुए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर पर डिप्लॉय किया हुआ है। S-400 की एक स्क्वाड्रन चाइना बॉर्डर पर है, एक स्क्वाड्रन पाकिस्तान बॉर्डर पर, और तीसरी स्क्वाड्रन चाइना और पाकिस्तान दोनों पर नज़र बनाए हुए है। इंडिया ने रशिया के साथ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की टोटल 5 स्क्वाड्रॉन्स के लिए एग्रीमेंट साइन किया था, जिनमें से 3 डिलीवर हो चुकी हैं जैसे हमने बात की, और बाकी 2 की डिलीवरी अभी पेंडिंग है जो कि वॉर के कारण 2026 तक डिले हो चुकी है। हाँ, ये बात तो है कि डिफेंस कोऑपरेशन, जो कि पिछले कई दशक से इंडिया और रशिया के टाइज का एक मेन पिलर रही है, वो फ़िलहाल एक नए फेज से गुजर रही है। हालांकि सिप्री के अकॉर्डिंग इंडिया के रशिया से डिफेंस इंपोर्ट्स में काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिला है, जैसे कि 2008 से 2012 के बीच में इंडिया के टोटल डिफेंस इंपोर्ट्स में रशिया का शेयर 78% था, जो कि 2013 से 2017 के बीच में कम होकर 64% पर आ गया था, और 2018 से 2022 के बीच में और कम होकर 45% तक आ चुका है। पर इंडिया की मिलिट्री आर्सनल में आज भी 60% से ज़्यादा वेपन्स रशियन ओरिजिन वेपन्स हैं, और इंडिया रशिया की जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो बायर सेलर टाइप से चेंज होकर जॉइंट पार्टनरशिप्स और को डेवलपमेंट्स, मिलिट्री हार्डवेयर की जॉइंट डेवलपमेंट रिलेशनशिप में बदल रही है। जैसे कि इंडिया रशिया का ब्रह्मोस मिसाइल का जॉइंट वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड वर्ल्ड की बेस्ट क्लास क्रूज मिसाइल्स डेवलप कर रहा है, और दूसरा जॉइंट वेंचर जिसके अंडर AK-203 असॉल्ट राइफल्स की प्रोडक्शन होनी है, उसमें इंडिया की करीब 8 लाख राइफल्स की रिक्वायरमेंट में से 6 लाख से ज़्यादा राइफल्स को इंडिया में प्रोड्यूस किया जाना है, और रिमेनिंग राइफल्स की रशिया द्वारा डायरेक्ट डिलीवरी। अगर हम इंडिया की लाइसेंस्ड प्रोडक्शन की बात करें, रशियन वेपन्स की लाइसेंस प्रोडक्शन की,
तो इंडिया सुखोई 30 फाइटर जेट्स और T-90 टैंक्स को इंडिया में पिछले 2 दशक से अंडर लाइसेंस प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि आज भी कंटिन्यू है। सबसे बड़ी बात, रशिया इंडिया के साथ अपनी नई और सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज़ को शेयर करने में काफ़ी कंफर्टेबल रहता है एज़ कम्पेयर टू USA और अदर वेस्टर्न कंट्रीज़। और टेक्नोलॉजी शेयरिंग में ब्रह्मोस मिसाइल की जॉइंट डेवलपमेंट एक सबसे बड़ी एग्जांपल है। ब्रह्मोस मिसाइल वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो कि करीब 3 मैक की स्पीड से ट्रैवल कर सकती है, 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। इंडिया और रशिया ने अगले 10 साल के लिए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन और एडवांस डिफेंस सिस्टम की डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए भी 2021 में एक एग्रीमेंट साइन किया था। इसके अलावा रशिया यूक्रेन वॉर के बाद मॉस्को की बीजिंग के साथ बढ़ती नज़दीकियों के बावजूद इंडिया और रशिया के बाइलेटरल टाइज और स्ट्रॉन्ग हुए हैं। इंडिया रशिया का 2023-24 का बाइलेटरल ट्रेड $50 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। यूक्रेन के साथ वॉर के बाद रशिया इंडिया को क्रूड ऑयल सप्लाई करने में टॉप सप्लायर रहा है। इसके अलावा रशिया इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का भी सेटअप कर रहा है, जिनमें से 2 ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं। इंडिया के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम गगनयान में भी रशिया की बहुत सारी सपोर्ट और कोऑपरेशन चल रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट, रशिया USA और वर्ल्ड की अदर पावरफुल कंट्रीज़ के कंपैरिजन में अपनी फॉरेन पॉलिसी और स्ट्रेटजिक कैलकुलेशंस में इंडिया को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ देता है, और इसमें इंडिया की ग्लोबल लेवल पर बढ़ती इम्पोर्टेंस भी एक रीज़न है। यहाँ पर एक चीज़ नोट करने की ज़रूरत है कि पिछले साल मार्च में पब्लिश्ड अपनी फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन में रशिया ने ये क्लियर किया था कि वह इंडिया के साथ प्रिविलेज्ड स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को ऐसे ही कंटिन्यू रखेगा। यूरेशियन कॉन्टिनेंट की बात करते हुए उस फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन में इंडिया और चाइना को इक्वल इम्पोर्टेंस देने की बात कही गई थी। उसमें ये पॉइंट आउट किया गया था कि रशिया का ऑब्जेक्टिव चाइना के साथ अपनी स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन और पार्टनरशिप को और स्ट्रेंथन करना है, पर साथ में उसमें इंडिया के साथ बाइलेटरल ट्रेड्स को इंक्रीज़ करना, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, टेक्नोलॉजिकल और हर एरिया में कोऑपरेशन को एक्सपेंड करने की बात भी कही गई। फिर भी अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो रशिया के लिए चाइना के कंपैरिजन में इंडिया ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और प्रेफर्ड एलाय रहा है। अभी कई रशियन एनालिस्ट्स को ये डर है कि साइबेरिया और रशिया के फार ईस्ट एरियाज़ में डेमोग्राफिक डिक्लाइन की वजह से आने वाले टाइम में वहाँ माइग्रेंट चाइनीज़ लेबरर्स की पॉपुलेशन बढ़ सकती है, और ये डर जायज़ भी है क्योंकि चाइना की हिस्ट्री को जानने वाला कोई भी ये एक्सेप्ट करने से पीछे नहीं हटेगा कि चाइना ने जो आज तक पूरे एशिया में अपने टेरिटोरियल क्लेम्स किए हैं वो अपने एमिग्रेंट्स यानी अपने प्रवासियों का हवाला देते हुए किए हैं। हाँ, ये सच है कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने रशिया को चाइना के करीब लाकर खड़ा कर दिया है, पर उसका मेन कारण है वेस्टर्न सैंक्शंस। सो ये क्लोजनेस कंपल्शंस के कारण है, ना कि कन्विक्शंस के कारण। मतलब ये क्लोजनेस पक्के इरादे के साथ नहीं आई, बल्कि सिर्फ मजबूरियों के कारण। और इंडिया के व्यू पॉइंट से चाहे रशिया का झुकाव चाइना की तरफ बढ़ रहा हो, पर रशिया के लिए आज भी इंडिया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिलायबल पार्टनर है। सो इसलिए चाइना और इंडिया के मामले में रशिया कभी भी एक्सट्रीम स्टेप्स नहीं लेने वाला। इवन वेस्टर्न कंट्रीज़ स्पेशली USA भी आज इंडिया की ग्रोइंग इम्पोर्टेंस को एक्सेप्ट कर रही हैं, चाहे वो चाइना को काउंटर करने की बात हो या फिर इकोनॉमिकली।